तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 346 में आप सभी का स्वागत है। तो ये एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। यूना सिटी के बैटल के बाद यहाँ पर लूफेंग अपनी ट्रू पावर्स को दिखाने वाला है और सच में यहाँ पर लूफेंग को ज़्यादा ही ओवर पावर हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला यार, लूफेंग की पावर सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ी है। अभी जो आवाज़ आई वो मैंने डेस्क पे मारी क्योंकि यार सच में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। तो चलो लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफेंग बाहर निकलता अपने प्रेशर से तीनों बंदों की हालत खराब कर देता है, जिसके साथ वहां पे लूफेंग ये भी कहा था कि मुझे ह्यूनवान सिटी के लार्ज हॉल में भी जाना है। इसको सुनकर बॉगजी स्माइल के साथ कहता है कि डार्क होली वेल में ह्यूनवान सिटी यहाँ का सबसे ओल्डेस्ट सिटी में से एक है। ह्यूनवान हॉल के अंदर एंडलेस रिसोर्स भरे पड़े हैं। कहता है ब्रदर लूफेंग, तुम्हारे पास मिलिट्री मेड पॉइंट से तो तुम वहां पे और भी पावरफुल ट्रेजर्स को एक्सचेंज कर सकते हो। जिसके साथ वहां पे रेड रॉ वाला बंदा भी अपनी बातों को ऐड करते हुए कहता कि ब्रदर लूफेंग, तुम अभी ट्रिलियंस ऑफ ह्यूनवान क्रिस्टल्स लेके घूम रहे हो। चैंगफेंग सिटी को छोड़कर जाना तुम्हारे जान के रिस्क को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। अगर हम तीनों भी तुम्हारे साइड में रहेंगे तो हमारे पास इतनी पावर्स नहीं होगी कि हम खतरों के साथ डील कर सके। जिसके साथ गॉड एम्पर बॉगजी भी कहता है कि अगर तुम जाना ही चाहते तो हमें एटलीस्ट 10 पीक लेवल एग्जिस्टेंस को जमा करके एक साथ रख लेना चाहिए, तभी हम बाहर जा सकते हैं और हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो और कहता है कि ब्रदर लूफेंग, तुम डार्क होली वेल में आने से पहले ही एक पीक लेवल के बंदे रह चुके हो। बहुत सारे बंदे हैं चैंगफेंग सिटी में जो कि तुम्हें ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन लूफेंग शांति से उन सबको कहता है कि इसकी जरूरत होगी ही नहीं और वहाँ पर तुम सबको भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यार मुझे नहीं चाहता कि मैं किसी तरह की परेशानी में फंसूं। इसके साथ वहाँ पर लूफेंग ये अच्छे से जानता था कि अगर लूफेंग ने दूसरे बंदे को अपने साथ आने को बोला तो ये उसके ऊपर मतलब लूफेंग के खुद के ऊपर उसके लिए एक फेवर बनकर रह जाएगा, जिसको कि लूफेंग को आगे चल के चुकाना पड़ सकता है। लूफेंग किसी के ऊपर अपना फेवर नहीं रहने दे सकता है, मतलब अपने ऊपर किसी का फेवर नहीं रहने दे सकता है। इसके साथ लूफेंग उन तीनों से कहता कि तुम तीनों ही काफी हो। जिसको सुनकर वो तीनों बंदे सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि यार एक तो उन सबकी ऐसी फटी पड़ी थी कि निकलेंगे तो हम सब भी लपेटे जाएंगे। और इसी बात से लूफेंग की बातों से सुनकर वो कहता कि क्या हम लोग काफी है, मतलब तुम क्या ही बकवास कर रहे हो। जिसके साथ गॉड एम्पर बयान चुप नहीं रहते और कहते कि ब्रदर लूफेंग, हमने पहले ही कहा है कि 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस के अंदर कई सारे फैक्शंस में आते हैं। वो गॉड एम्पर म्यूजी के फैक्शंस भी अंदर आ जाते हैं, मतलब 2 फैक्शंस है। एक गॉड एम्पर म्यूजी के फैक्शन जिसमें 15 बंदे हैं और 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस जिसमें 8 बंदे हैं। वो ऐसा है कि तुम पे अटैक करेंगे ही करेंगे और हम तीनों उन सब का कुछ नहीं कर सकते अगर उन्होंने अटैक कर दिया। जिसके साथ गॉड एम्पर बॉगजी भी कहता कि हाँ इस बंदी ने सही कहा। उसके साथ वो भी कहते कि 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस को हेवनली वुल्फ गेस्ट के द्वारा गिफ्ट्स रिसीव मिली थी, मतलब ये वही हेवनली वुल्फ गेस्ट है जो कि ट्रांसेंड कर चुका है, ये एक इनविजिबल बीइंग भी बन चुका होता है। जिसके साथ वो कहता कि अल्दो उनकी टेम्परमेंट्स अभी भी चेंज नहीं हुई है, ज्यादा चेंज नहीं हुई है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर वो 8 मिलकर एक साथ हम पे अटैक करेंगे तो हम 2 से 3 मूव्स भी नहीं टिक पाएंगे, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और बात करें 15 गॉड एम्प्रेस की जो कि गॉड एम्पर म्यूजिक के साथ मिलकर अटैक करेंगे तो उनकी कंबाइंड पावर्स तो उन 8 बंदों से भी ज्यादा हो जाएगी, जिसका कि हम बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। मतलब कि वो लूफेंग को समझाने की कोशिश कर रहा था। जिसके साथ गॉड एम्पर बॉगजी फिर से कहता है कि हमें सच में रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, वरना हम लोग ऐसे नहीं जा सकते। जिसको सुनकर लूफेंग इस्तेमाल करता और कहता कि अगर मान लो कि अगर हम पे अटैक हुआ भी तो मैं उसको हैंडल कर लूँगा। जिस बात को सुनकर उन तीनों बंदों की जो हालत ख़राब होती है ना, मतलब एकदम से चकाचौंध हो जाते हैं कि यार ये लूफेंग क्या कह रहा है, ये अकेले कह रहा कि ये 8 और साथ में उन 15 बंदों को संभाल देगा। वहां पे वो कहते हैं कि क्या तुम सच में हैंडल कर लोगे, क्योंकि उन्हें इस स्टेटमेंट के वेट के बारे में पता था कि लूफेंग किस तरीके की बात कह रहा है। इसके साथ गॉड एम्पर बॉगजिन बयान सीरियसली होकर लूफेंग से कहते हैं कि 15 गॉड एम्प्रस वो एक क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस में जा चुके हैं। जब तक कि तुम यहाँ पे एक इनविजिबल रेलम के बीइंग ना हो तब तक तुम उन्हें हरा सकते ही नहीं हो। लेकिन लूफेंग हंसते हुए सिंपली कहता है कि यार तुमने कह दिया तो कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी तैयार हूँ उनके
के अटैक्स को देखने के लिए कि आखिरकार वो किस तरह के अटैक्स करना चाहते हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि खुद को प्रिपेयर कर लो, हम लोग यहाँ से निकलेंगे जब तुम सब रेडी हो जाओगे। अगर तुम तीनों नहीं जाना चाहते तो मैं अकेला चला जाऊंगा। जिसको सुनकर वो तीनों कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम भी तुम्हारे साथ चलने वाले ब्रदर लूफेन। अगर यहाँ पे वो तीनों मना कर देते तो एक तरीके से वो लूफेन को फॉलो करना छोड़ रहे थे, वो स्टॉप कर देंगे, क्योंकि यार उनके लिए अपनी जान अपनी चॉइस ज़्यादा मायने रखते। लेकिन वो सब डिसाइड करते कि चलो लूफेन कह रहा है तो मान ही लेते हैं। इसके साथ वहाँ पे गॉड एम्पर बॉक्जी जी जंग और गॉड एम्पर बायन कहते हैं कि हम लोग प्रिपरेशंस के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत ही जल्द हम लोग निकलने वाले। लूफेंग भी हामी भरता और सिंपली वहां से निकल पड़ता है। लूफेंग को जाते देख वो तीनों काफी ज्यादा इमोशन से घिरे हुए होते हैं और वहां पे गॉड एम्पर ची जंग डिसबिलीफ में क्या आते हैं कि जो भी ब्रदर लूफेंग ने कहा है, ऐसा लगता है कि लूफेंग में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो 15 गॉड एम्प्रेस और गॉड एम्पर म्यूजी को एक साथ हराने की ताकत रखता है। जिसको सुनकर गॉड एम्पर ब्रॉगजी भी कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, मैंने भी यही सुना। जिसके साथ गॉड एम्पर बायन के आती है कि क्या हो सकता है कि ब्रदर लूफेंग इनविंसिबल बेइंग पे ऑलरेडी आ चुका है। इसको सुनकर वो बंदे कहते हैं कि अगर ऐसा सच है तो आखिरकार सीनियर युवान और बाकी के बंदे अपने लूफेंग को गाइड करने के लिए क्यों नहीं आए, क्योंकि जब भी कोई एक बंदा इनविंसिबल बेइंग बनता है तो उनको गाइड करने के लिए ये सीनियर युवान और भी सारे बाकी ओवरलॉर्ड्स आते ही हैं। इसके साथ गॉड एम्पर बॉक्जी कहता है कि जबकि वो बंदा सेक्लूजन से बाहर निकला था तो मुझे क्लियरली पता है कि यार कैसे मुझ पर एक टेरिफाइंग प्रेशर लगी थी, लेकिन वो एकदम से झटके से गायब हो गई थी। मैं क्लियरली महसूस कर पा रहा हूँ कि इन सेक्लूजन के दौरान ब्रदर लूफेंग ने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया है। अगर वो वहाँ पे उन तीनों को हरा भी नहीं पाया तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो वहाँ से निकलने की पावर्स तो रखता ही है। जिसको सुनकर चीजंग और बायान दोनों हामी भरते कि हाँ तुम सही कह रहे हो और चीजेंग और बायन दोनों इस एग्रीमेंट पे राजी हो जाते कि चलो हमें चलना ही चाहिए, अब हम कर भी क्या सकते हैं। अब यहाँ पे उनके लिए भागना आसान था लड़ने से अच्छा। जिसके साथ सेम डे बॉक्जी बायन और चीजेंग एक वॉरशिप को लेते हैं और लूफेंग के साथ चैंपियन सिटी को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। मतलब फाइनली वो चैंपियन सिटी के बाहर निकले होते हैं। इसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता कि बाकी के जितने भी बंदे जो कि लूफेंग के ऊपर नजर बनाए हुए थे उन सबको भी पता चल जाता कि फाइनली लूफेंग उन तीनों बंदों के साथ बाहर निकल चुका है। गॉड एम्पर म्यूजी भी इसके पीछे था और साथ में वो 8 बंदे भी थे लूफेंग पे नजर बनाए, उनको भी यार पता चल जाता है। सबसे पहले लूफेंग पे अपने काउजन इफेक्ट से उस पे लॉक कर देता है ताकि उसके वो पीछे बना रहे। जिसके साथ वहां पे हमें दिखाया जाता है बंदों को जो कि अपने मास्टर गॉड एम्पर म्यूजी से बोलता है कि वो चैंपियन सिटी में थाउजेंड्स इपोज तक रहा है। उसने इन दौरान सीक्रेट ट्रेल्स और लगभग 30 मिलियन मिलिट्री मेट्स तक को एक्सचेंज किया है और फिलहाल में उसके पास 3 ट्रिलियन ह्यूमन क्रिस्टल मौजूद है। क्या हमें एक्ट करना चाहिए या फिर नहीं? तो वहां पे वो बंदा कहता है कि यार अभी देखा जाए तो उसके पास टोटल पैसे के आधे पैसे ही हैं और उसकी टोटल पैसे 7.3 ट्रिलियन थी जो कि आधी हो चुकी है। लेकिन अगर इससे भी कम पैसे उसके पास होती ना, 2 ट्रिलियन भी होती तो ये वर्थ इट होता। मतलब हमें अटैक करना ही चाहिए। और वो कहता कि अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो ना जाने कब हमारे पास ऐसा टाइम होगा कि सिंगल बंदे के पास 3 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल चुराने का मौका मिलेगा। तो इसलिए वो वहां पे कहते हैं कि चलो अटैक करते हैं। अब ये सारे बंदे पीक लेवल के बैंक थे तो इनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अनलेस लूफेंग एक इनविंसिबल बैंक ना हो तब तक उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके साथ गॉड एम्पर म्यूजी ऑर्डर कहता है कि जबकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन से नहीं है तो चलो करते हैं। मतलब क्या करना है वो तो आप समझते ही हो। जिसके साथ वहां पे सब लोग अपने टीम को बनाते हैं और लूफेंग का पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये फ्लाइंग वेसल्स भी क्वाइटली बहुत ही तेजी से चैंपियन सिटी से बाहर निकलती है। जिसके साथ हमें उन 8 हेवनली वुल्व्स का सीन दिखाया जाता है जो कि डार्कनेस में यार खड़े थे और वो भी देखते कि कैसे लूफेंग भी बाहर निकल चुका है और गॉड एम्पर म्यूजी भी लूफेंग के पीछे पड़ चुका है। उन्होंने भी अपने मूव को चल दिया है। जिसके साथ उनमें से दूसरा बंदा कहता कि हाँ मैंने देखा, लेकिन अगर उन्होंने पहले अटैक किया और हमने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो यार हमारे लिए घाटे का सौदा हो सकता है। हम लोग ज़्यादा देर तक डिले नहीं कर सकते हैं, हमें टाइम
स्थान पर पहुंचना होगा और उन सबके साथ फोर्स को ज्वाइन करके लू फेंग से फाइट करनी होगी ताकि हम लू फेंग को लूट सके। जिसके साथ वो बंदे कहता है कि ठीक है, अगर लू फेंग की बात करें तो कॉर्ड एम्परर म्यूजिक की फैक्शंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और हम उसको एक ग्राइंडर स्टोन की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब वो चाहते थे कि पहले लड़ ले, फिर बाद में हम लोग जाके उन 15 को मारेंगे, समझ रहे हो ना। जिसके साथ वहां पे वो लोग बात करने लगते हैं। अब देखो, ये 8 हेवनली वुल्फ कॉम्पेनियंस जो होते हैं ना, उन्हें भले ही हेवनली वुल्फ गेस्ट के द्वारा गिफ्ट मिली थी जो कि एक ट्रांसेंडेंट बीइंग बन चुका था, लेकिन उस गिफ्ट की वजह से उनकी जो विल पावर्स थी ना, वो अपने युंगजियान के जैसे ही पॉल्यूट हो चुकी थी। मतलब इन बंदों के ऊपर भी सोल पॉल्यूटेंट हो चुका था, लेकिन इनके ऊपर जो सोल पॉल्यूशन हुआ था ना, ये युंगजियान जैसे नहीं था। मतलब युंगजियान जो अपने थे ओवरलॉर्ड नहीं, मतलब यूना सिटी के जो पैलेस मास्टर थे उनका नाम था युंगजियान, जो कि आप जानते हो। उनके ऊपर जो सोल पॉल्यूशन हुआ था तो उनकी वजह से वो कमजोर होने लगे थे। लेकिन इन 8 हेवनली वुल्फ कंपेनियंस की बात करें तो इन पे उल्टा ही होता है। इनकी स्ट्रेंथ घटने की जगह बढ़ना शुरू हो जाती है। इनकी पावर्स, विल पावर्स काफी ज्यादा पावरफुल होने लगी थी। और यहाँ पे अगर इनकी फाइट उन 15 और साथ में गॉड एम्परर म्यूजी से फाइट होगी ना, तो इनके पास एक चांस हो जाएगा कि ये अपने विल पावर्स को ट्रांसेंड कर सकते हैं केस से। मतलब अपने पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और अपने विल पावर्स को ट्रांसेंड करवा सकते हैं और साथ में पॉल्यूशन से कंप्लीटली राहत पा सकते हैं। ये पॉल्यूशन उनके लिए एक वरदान जैसा साबित हुआ था जो कि यार उनको पावरफुल बनाई जा रही थी। इसके साथ वो भी यार तैयार हो जाते कि कोई ना, लड़ेंगे तो लड़ेंगे, सबको मार के लड़ेंगे। एक बार उनकी यार पावर्स, विल पावर्स ट्रांसेंड कर जाएगी तो यार सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और ये उनके लिए एक चांस होता है। उन्हें सच में पता था कि यार केज वर्ल्ड से अपनी बॉडी को ट्रांसेंड करा पाना, अपने लाइफ फॉर्म को ट्रांसेंड करा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहां पे बात करें विल पावर्स की तो वो उसकी कंपैरिजन आसान होती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है बाकी के चैनफेंग सिटी के बंदों को, जिनको भी यार पता चल जाता कि कैसे लू फेंग के पीछे वो सारे बंदे गए हुए हैं और क्या था कि जबकि दोनों फैक्शंस उसके पीछे पड़े हुए, तो चलो हम भी जाकर एक नजारे को लूट ही लेते हैं। जिसके साथ सिटी के अंदर जो हंड्रेड्स ऑफ पीक लेवल एग्जिस्टेंस थे वो अपने क्लोन्स को भेजते ताकि उस बैटल को विटनेस किया जा सके। जिसके साथ हमें एक एंशिएंट वॉरशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे बॉगजीव, बैयन और चीजें काफी ज्यादा परेशान थे। मतलब कि उन्होंने जल्दबाजी में कह दिया कि चलो हम लोग लू फेंग को फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी भी अंदर से फटी पड़ी होती है क्योंकि उनको भी अपनी जान प्यारी थी। भले ही नहीं मरने वाले हैं, लेकिन उनके क्लोन्स के पास भी थोड़े मोड़े ट्रेजर्स थे जो कि यार खो नहीं सकते थे। मतलब वो गुम हो सकते थे अगर वो फाइट करने गए तो। इसके अनुसार यहाँ पे चीन जैंग क्या था कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कॉजन इफेक्ट से कि गॉड एम्परर म्यूजी और उसके टीममेट्स हमारे बहुत ही पास आते जा रहे हैं, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। वहां पर उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा हमारे पास आते हुए। जिसके साथ बायन क्या था कि सिर्फ म्यूजी गॉड एम्परर उसकी टीम ही नहीं बल्कि 8 हेवनली वुल्फ्स भी हमारे पास आ रहे हैं। जिसके साथ बॉगजी शिप के सामने देखता है जहाँ पे लू फेंग सामने अकेले खड़ा होता और सामने के नज़ारे को यार भाप रहा होता। मतलब लू फेंग अपने ख्यालों में खोया होता है जहाँ की आसमान काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। वहाँ पे सिमरिंग पार्टिकल्स भी होती है और वहाँ पे एनर्जी हर जगह बॉईल कर रही थी। इतनी मतलब स्पेस में आके कर तुम कर ही सकते हो। इसके साथ लू फेंग वहाँ पे बहुत सारे वॉर्टेक्स को देखता है जो कि बहुत ही भयंकर तरीके थी। नॉर्मल गॉड एम्प्रेस तो यूं ही खत्म हो जाएगा उस वॉर्टेक्स के अंदर फंस कर। जिसके साथ बताया जाता है कि डार्क होली विलम के अंदर कई सारे डेडली जोन्स भी थे जहाँ पर लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स भी एकदम से खत्म, मतलब घुसते ही खत्म हो जाएंगे। इतने पावरफुल डेडली जोन्स होते। जिसके साथ लू फेंग उन सब साइड को देखकर मुस्कुराते हुए क्या था कि क्या ही मैग्निफिसेंट व्यू है। इसके साथ लू फेंग की बात करें तो लू फेंग अभी घंटा उन 15 बंदों से डर रहा होता और ना ही 8 हेवनली वुल्फ से। लू फेंग को अच्छे से पता था कि वो 15 और साथ में वो 8 बंदे उसके पीछे आने ही वाले हैं और आ चुके हैं, लेकिन लू फेंग फिर भी कोई डर नहीं दिखा रहा होता है क्योंकि बताया जाता है कि इस 1000 इपोस ऑफ कल्टिवेशंस में लू फेंग ने बुक ऑफ विजडम और आई ऑफ लाइफ एंड डेथ का यूज किया और काउंटलेस ट्रेजर्स का यूज किया। यहाँ पे काउंटलेस ट्रेजर्स और ऑक्सिलरी ट्रेजर्स को यूज करने की वजह से उसने
उसने अपने माइंड को 100 टाइम्स फास्टर बना लिया था। मतलब उसने 1000 इपोज की कल्टीवेशंस में ही लगभग 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो यार वहां पर लू फेंग ने 1,00,000 इपोज जितनी कल्टीवेशन सिर्फ 1000 इपोज में ही कर रखी होती है। लू फेंग सोचता है कि मैंने स्पिरिचुअल विल एंड कॉन्शियसनेस सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ा था, जो कि उन 3 एडवांस ह्यूमन ब्लड लाइन में से मौजूद थी। हर एक के पास अपनी एक स्ट्रेंथ थी, लेकिन वैसे कोई भी उनमें खासियत नहीं थी जो कि मेरे लिए सूट कर सकती है। हेवनली फायर शैडो जो उसमें से एक बीस्ट में से 3 बीस्ट में से एक बीस्ट था, उसके अंदर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस थी, जिसके अंदर लाइफ फ्रैगमेंट्स भी मौजूद थी। साथ में नेदर प्रिजन बीस्ट भी वो एक प्रिजन की तरह थी, वो भी लाइफ फोर्स पे डिपेंड करती थी। लू फेंग ने उसको भी स्टडी किया था। ये सब बकवास की चीजें बस लू फेंग इन सब के बारे में बता रहा था। अब इसी के साथ लू फेंग ने उस बीस्ट के भी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस सिस्टम को समझना शुरू किया। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस सिस्टम से कहने का यहाँ पे साफ मतलब है कि लू फेंग को अपने कॉन्शियसनेस को किस तरीके से बढ़ाना है, लेवल अप करना है, उसकी वो ज्ञान की भरपाई कर रहा था। जिसके साथ लू फेंग उन सबको पढ़ने लगा था। वैसे कई सारी बकवास होते तो इसको स्किप करते हैं। जिसके साथ लू फेंग और बताता है कि कैसे लू फेंग ने उन सभी में से 3 कंप्लीट स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस सिस्टम को ऑब्टेन किया था। अगर लू फेंग उन सबको अच्छे से ऑब्जर्व करेगा तो यार उसकी कॉन्शियसनेस सिस्टम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और लू फेंग बताता है कि इन थाउजेंड्स ऑफ इपोज के दौरान उसकी स्पिरिचुअल ऑफ कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये फाइनल स्टेप तक शेप ले चुकी है। और अभी के फिलहाल लू फेंग ने इन सारे कल्टीवेशंस के दौरान अपने डिवाइन बॉडीज के मिलियन फोल्ड एनर्जी रिजर्व को कंट्रोल करना सीख लिया होता है, जो कि सच में आपको काफी ज्यादा बड़ी बात लग रही होती है। मतलब लू फेंग ने अपने आप को इतने टाइम में ही मिलियंस फोल्ड एनर्जी रिजर्व कल्टीवेशन सिस्टम्स को सीखना समझ लिया होता है। लू फेंग अपने इस प्रोग्रेस से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी, क्योंकि यार उसने पहले के मुकाबले अभी काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया था। लेकिन थ्योरी की ये बात है कि एक सेमी ह्यूमन लेवल लाइफ डेथ एंड डाउ बंदे को लगभग 1.2 बिलियन टाइम्स एनर्जी रिजर्व को कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि देखा जाए तो लू फेंग अभी कुछ भी नहीं किया था। मतलब 1% में लू फेंग ने नहीं ठीक से किया था। जिसके साथ लू फेंग क्या था कि इसलिए मुझे ह्यूमन सिटी के लार्ज ह्यूमन हॉल में जाना होगा, जहां पे मैं अपनी फिजिकल बॉडी को 1.2 बिलियन टाइम्स एनर्जी रिजर्व तक जल्दी से ले जा सकूं। लू फेंग जानना चाहता था और ये देखना चाहता था कि आखिरकार उसकी जो बॉडी इतनी बड़ी हो जाएगी तो आखिरकार वो अपने कौन से कॉन्शियसनेस सिस्टम को यूज करके इसको कंट्रोल कर सकता है। लू फेंग यहाँ पे नजारे देख रहा था, बहुत ही बकवास कर रहा था। जिसके साथ फाइनली वो मोमेंट आता है। बॉक्जी, बायन और चीजेंग लू फेंग के पास झटके से आते हैं और वो डर रहे होते हैं। लू फेंग से मतलब लू फेंग से कहते कि वो आ रहे हैं। अब कॉज एंड इफेक्ट से उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका था कि वो 15 गॉड बीइंग्स साथ में अपने मिग भी यहाँ पे आकर उन्हें घेर चुके हैं। जिसके साथ लू फेंग कहता कि 15 पीक लेवल बीइंग्स आ चुके हैं और लू फेंग सिंपली अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को ओपन करके चारों तरफ देखने लगता है। लू फेंग बड़ी इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। इसके साथ सडनली वहां पे चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। उस एंडलेस डार्कनेस के अंदर यार किसी को डायरेक्शंस के बारे में पता ही नहीं चल रहा था कि लाइट लेफ्ट आगे पीछे कहां है, और वहां पे कुछ नहीं था। लू फेंग, बॉक्जी, बायन और चीजंग वहां पे अपने सीक्रेट मेथड से चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या सकता है। अब लू फेंग इस फॉर्मेशंस को देखकर उस फॉर्मेशंस की तारीफ करने लगता कि वाह क्या फॉर्मेशन है, मजा आ गया। जिसके साथ लू फेंग अपनी बॉडी को ऑफ डिस्ट्रक्शन से उस एंडलेस एनर्जी के आर पार भी देख पा रहा था, जहां पे वो देखता कि कैसे ये फॉर्मेशन 15 पीक लेवल बीइंग्स के द्वारा बनाई गई है और उनके अंदर से इस स्कॉर्चिंग फ्लेम्स निकल रही है और इनविजिबल डिस्ट्रक्शंस विंड निकल रही है और एक ब्लैक लिक्विड निकल रही है जो कि बिलियंस ऑफ इंसेक्ट के द्वारा निकाली जा रही होती है, जो कि हर एक चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही होती हैं। वो 15 के 15 बंदे एक साथ काम कर रहे थे, जिनकी वजह से वो फॉर्मेशंस काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है और वहां पे हर एक चीज को तबाह कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कोई भी पीक लेवल बीइंग्स आ जाए उस फॉर्मेशंस के सामने तो वो बड़ी आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सबको, जो कि यार अपने लू फेंग की तरफ देख कर क्या आते हैं कि ये ह्यूमन डिस्ट्रक्शन ग्रैंड फॉर्मेशन से और उन सब बंदों की फट पड़ी थी। मतलब कि वो समझ चुके थे कि हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकता। वहां पे वो लू फेंग से कहते कि तुमने तो कहा था कि तुम इसका खुद से क्या रखोगे। इसके साथ लू फेंग एडमायर करते हुए कहता है कि ये ह्यूमन रूल्स तो सारे डिस्ट्रक्शंस को अपने अंदर कैद कर रहे हैं। ये तो एक मिनी कैटेक्लिज्म की तरह काम कर रहा है जो कि हर एक चीजों को तबाह करते जा रही है।
जिसके साथ यहाँ पे लूफिंग उसकी तरफ देखता है। फाइनली लूफिंग अपने शिप से बाहर निकलता है और गूज बम वाले मूवमेंट्स यहाँ पे आने वाले, आई होप आप सभी ने यहाँ तक देखा है। जिसके साथ यहाँ पे लूफिंग फाइनली अपने शिप से बाहर निकलता है और एक स्टेप लेके वहां पे कदम रखता है। बाहर निकल कर सिंपली मिड एयर के सामने खड़ा हो जाता है और सामने खड़ा होकर वो अपने परफेक्टली मिलियन फोल्ड डिवाइन बॉडीज को कंट्रोल करता है। अब जैसे ही लूफिंग अपनी मेन बॉडी को निकालता है ना यार, वहां पर जो प्रेशर पड़ती है ना, जो स्पेस एंड टाइम्स के अंदर डिस्टॉर्शन पड़ती है ना, पूरी तरह से स्पेस एंड टाइम कोलैप्स हो जाती है। मतलब कि वही सेम चीज है जहां पे लूफिंग समझ लो तो एक ब्लैक होल बन चुका है, इतना मैसिव उसकी बॉडी बन चुकी थी। वहां पे लूफिंग जैसे ही खड़ा होता है ना, वहां पे पूरी पूरी पावर्स, पूरी की पूरी स्पेस टाइम क्रैक होना शुरू हो जाती है। लूफिंग ऐसे बैटल यूनियन सिटी के बैटल में ही दिखा पा रहा था जबकि वो इतना ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब लूफिंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है तो सोचो उसकी किस लेवल तक जा चुकी होती है पावर। उसके साथ दिखाया जाता है कि लूफिंग वहां पे टाइम एंड स्पेस को ही कंप्लीटली तोड़ देता है। लूफिंग के जितने पास स्पेस होती उतनी ज्यादा वो टूटी लग रही होती है और वहां पे टाइम एकदम से एक्सेलरेट करना शुरू हो जाती है। मतलब कहते हैं ना ब्लैक होल वाली थ्योरी लूफिंग अपना रहा होता है। अब यहाँ पे लूफिंग जैसे अपनी पावर्स को यूज करता है, अपने मेन बॉडी को सिंपली रहता है। देखो लूफिंग अभी कोई सीक्रेट टेक्निक को यूज नहीं कर रहा है, लूफिंग ने सिंपली अपने मेन बॉडी को ग्राउंड पे उतार दिया होता है। उसी की वजह से वहां पे स्पेस एंड टाइम डिस्टॉर्ट होकर टूट चुकी होती है, ब्लैक होल बन के वहां पे टाइम एक्सलेरेट करना शुरू कर देती है। जिसको देखकर वो 15 गॉड एम्परर जो कि वहां पे स्पेस में छिपे हुए थे उन बंदों की हालत खराब हो जाती है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि उन्हें एकदम से ओवरवेलमिंग प्रेशर का एहसास होने लगा था जो कि उनको झकझोर के तोड़ना शुरू कर देती। और यहाँ पे वो कहते कि आखिरकार कैसे हो सकती है, डार्क होल रिवेलम के स्पेस एंड टाइम बहुत ज़्यादा स्टेबल है, शॉर्ट डिस्टेंसेस में भी टेलीपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन आखिरकार एकदम से इतनी मैसिव कोलैप्स कैसे हो सकती है, एकदम से स्पेस एंड टाइम टूट कैसे सकता है, क्या ये लूफिंग ने किया है, इम्पॉसिबल। वहाँ पे वो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो देखते हैं कि क्या लूफिंग एकदम शांत से वहाँ पे खड़ा होता है और वहाँ पे लूफिंग के चारों तरफ का स्पेस एंड टाइम क्लियरली टूट चुका होता है और एक मैसिव सिंक होल बन चुका था। ये वैसा ही सिंक होल होता है जैसे रोड के किनारे वहां पे सिंक होल होता है तो सारे पानी उसी के अंदर डूबना शुरू हो जाते हैं। सेम टू सेम यहीं पे होता है, जितने भी सराउंडिंग एरिया थे वो ट्विस्ट होके लूफिंग के उसी स्पेस के अंदर आकर घुसना शुरू हो जाते हैं। उनकी फॉर्मेशन एकदम से टूट जाती है और वो सभी लूफिंग के उसी कोलैप्सिंग स्पेस के अंदर खींचे चले जाने लगते हैं। जिसको देखकर वो कहते हैं ये तो काफी ज्यादा है, मैं बाहर निकल ही नहीं सकता, ये इसका कोई भी तरीका नहीं है। और दिखाया जाता है कि वो लोग लूफिंग की तरफ आराम से खींचते चले जाते हैं। मतलब लूफिंग को कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, वो बंदे अपने आप लूफिंग की तरफ खींचे चले जा रहे होते हैं। उन सबके पास इतनी पावर्स तक नहीं होती कि वो लूफिंग का सामना कर सके, वो इस स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक से निकल सके। और वहां पे उन्हें रियलाइज हो जाता है कि यार वो यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं, उनकी कैटेक्लिम्स कोलैप्स हो चुकी थी, उनकी कोऑर्डिनेशन दम से खराब हो चुकी थी और सब लोग अकेले हो चुके थे और सभी लोग लूफिंग की तरफ खींचे चले जा रहे होते हैं। लूफिंग ने कुछ नहीं किया भाई साहब, यहाँ पे लूफिंग कुछ नहीं करता, बस आराम से खड़ा था, अपने सिर्फ रियल बॉडी को यहाँ पे लाके खड़ा किया था, कुछ नहीं किया था। और वहां पे वो बंदे लूफिंग की तरफ खींचे चले जा रहे होते एक ब्लैक होल की तरह ही। लूफिंग कुछ नहीं करता और एनिमी एक एक करके उसके पास आने लगते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या होता है। डार्क होल रिवेलम में तहलका मचने वाली है, क्योंकि एक साथ 15 बंदों को ऐसे ही पलक झपकते मारना मतलब पता नहीं उन बंदों का क्या हाल होगा और लूफिंग इसने कितना गेन करेगा। मतलब वो बंदे तो फ्री के अपनी लूफिंग को पैसे देने के लिए आ गए हैं। तो देखते हैं कल वाली एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक के लिए बाय।